जय हिंद साथियों, आज हम फिर से लेकर के आए हैं जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपकी प्रत्येक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालीबंगन स्थान है वो राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ये सही जवाब रहेगा। और दोस्तों ध्यान रखिए, कालीबंगन का हिंदी अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, ये भी ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा चलाए गए धर्म दीन-ए-इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था। दोस्तों ध्यान रखिए, जो अकबर था उसने एक धर्म चलाया था दीन-ए-इलाही धर्म, जिसको स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस प्रसिद्ध तिथि को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। दोस्तों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो पंजाब के अमृतसर में हुआ था और ये कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि ऐतिहासिक पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं भारत की खोज, इसके लेखक कौन हैं। दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उसकी अत्यधिक दानशीलता के कारण लाख बख्श भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जो अत्यधिक दानशीलता के लिए प्रसिद्ध हैं और उन्हें लाख बख्श कहा जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रसिद्ध सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। दोस्तों ध्यान रखिए, जो सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी वो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन भारत में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर किया गया था। दोस्तों जो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था वो ध्यान रखिएगा राजगृह में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि कोलकाता से पेशावर तक की ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का पुनर्निर्माण किस शासक ने करवाया था। दोस्तों ध्यान रखिए, जो जीटी रोड था वो कोलकाता से पेशावर तक बना था, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि प्राचीन संस्कृत नीतिपरक ग्रंथ पंचतंत्र के मूल रचनाकार कौन हैं। दोस्तों जो पंचतंत्र के मूल रचनाकार हैं वे विष्णु शर्मा हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के इतिहास से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ अकबरनामा की रचना किसने की थी। दोस्तों ध्यान रखिए, अकबरनामा मुगल साम्राज्य का एक प्रसिद्ध ग्रंथ था जिसकी रचना अबुल फजल ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है। दोस्तों जो संसद की संयुक्त बैठक होती है जिसमें दोनों सदन भाग लेते हैं वो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है, जो कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष निर्धारित है। दोस्तों हमें भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय संसद के निचले सदन अर्थात लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों हमें लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश में वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का प्रावधान है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है वो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि कोई विधेय यानी धन विलय है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है।
दोस्तों कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। दोस्तों ध्यान रखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से संबंधित है और इसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि श्लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के तहत पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। दोस्तों ध्यान रखिए, जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था वो सबसे पहले राजस्थान में किया गया था और जो राजस्थान का नागौर ज़िला है उसमें सबसे पहले पंचायती राज को शुरू किया गया था, ये भी ध्यान रखिए। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था। दोस्तों ध्यान रखिए, संपत्ति के अधिकार को जो था वो 44वें संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों ध्यान रखिए, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है वो अनुच्छेद 123 है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा मुख्य रूप से किन दो बड़ी नदियों के मिलन से बनता है। दोस्तों ध्यान रखिए, विश्व का सबसे बड़ा जो नदी डेल्टा है, जो सुंदरबन डेल्टा है, वो सबसे बड़ी नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के बनाती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश का अग्रणी राज्य कौन सा है। दोस्तों जो भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है वो कर्नाटक राज्य में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसे बैरन द्वीप में स्थित है वह किस क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम बैरन द्वीप है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल प्रपात किस देश में स्थित है। दोस्तों ध्यान रखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है जो कि वेनेजुएला में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, यानी ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ध्यान रखिए वो माही नदी है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि किस नदी को अपनी विनाशकारी बाढ़ों और बार बार मार्ग बदलने के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों अपना बार बार मार्ग बदलने और विनाशकारी बाढ़ों के लिए जो बिहार का शोक कही जाती है वो कोसी नदी कही जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उड़ीसा में स्थित विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। दोस्तों ध्यान रखिए, हीराकुंड बांध विश्व का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये महानदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारत का सबसे पहला स्थापित होने वाला जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के महत्वपूर्ण और क्षेत्रफल की दृष्टि से विशाल देश कनाडा की राजधानी कौन सी है। दोस्तों ध्यान रखिए, कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे
महत्वपूर्ण और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और ये इसकी जो राजधानी है वो ओटावा है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि क्षेत्रफल और गहराई दोनों की दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है। दोस्तों जो क्षेत्रफल और गहराई की दृष्टि से, इन दोनों दृष्टि से जो सबसे बड़ा महासागर है वो ध्यान रखिएगा प्रशांत महासागर है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में किस महत्वपूर्ण विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आना और स्कर्वी नामक रोग होता है। दोस्तों ध्यान रखिए विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आता है और स्कर्वी नामक रोग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंपन करने वाली वस्तुओं द्वारा प्रति सेकंड उत्पन्न कंपनों की संख्या जिन्हें आवृत्ति बोलते हैं, तो आवृत्ति का एसआई इकाई क्या है। दोस्तों ध्यान रखिए जो आवृत्ति की एसआई मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैज्ञानिक रूप से शुष्क बर्फ वास्तव में क्या होती है। दोस्तों जो शुष्क बर्फ होती है वो वास्तव में एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शुद्ध जल का उदासीन पीएच मान कितना होता है। दोस्तों ध्यान रखिए जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव कोशिका के भीतर किस अंग को आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए जो मानव कोशिका के भीतर आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है वो लाइसोसोम को जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा कि अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने के लिए मुख्य रूप से किस गैस का भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए जो आग बुझाने में जिस गैस का उपयोग किया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस पैमाने पर लगभग कितना अंकित किया गया है। दोस्तों ध्यान रखिए जो मानव शरीर का सामान्य तापमान है वो सेल्सियस पैमाने पर 37 डिग्री सेल्सियस अंकित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। और जो फ़ारेनहाइट पैमाने पर अंकित किया गया है वो भी ध्यान रखिए वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अंकित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सामान्य तापमान और वायुमंडलीय दाब पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है। दोस्तों ध्यान रखिए सामान्य तापमान और वायुमंडलीय दाब पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु ब्रोमीन है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा कि जंतु विज्ञान की वह विशिष्ट शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है वो ऑर्निथोलॉजी कहलाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में रक्तचाप को मापने के लिए डॉक्टरों द्वारा किस विशिष्ट उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो मानव शरीर का ब्लड प्रेशर मापा जाता है उसके लिए ध्यान रखिए स्फिग्मोमेनोमीटर यूज किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी। दोस्तों ध्यान रखिए जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी वो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी और ये 1935 में की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। और जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एशियाई देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कार्यरत एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ध्यान रखिए जो एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो फिलीपींस के मनीला में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व स्तर पर कृषि उत्पादक बढ़ाने के लिए हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो जो विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक माने गए हैं
वे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग माने गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। और जो भारतीय स्तर पर हरित क्रांति के जनक माने गए हैं वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन माने गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले 1 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो जो 1 रुपये का भारतीय नोट होता है उस पर ध्यान रखिए वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे जिन्होंने आज़ादी के समय भी पद संभाला था। दोस्तों ध्यान रखिए भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय मूल जो गवर्नर थे वे सर सी.डी. देशमुख थे जिन्होंने आज़ादी के समय भी पद संभाला था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक खेलों के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। दोस्तों ध्यान रखिए ओलंपिक खेलों के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा थे। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा कि मुखौटा लगाकर और अत्यंत जटिल हाव भाव के साथ किया जाने वाला प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों ध्यान रखिए प्रसिद्ध नृत्य जो कथकली है वो केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रसिद्ध आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जिसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के नाम से जाना जाता है, वह मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है। दोस्तों ध्यान रखिए जो महात्मा गांधी के द्वारा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो पुस्तक लिखी गई है वो गुजराती भाषा में लिखी गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महान हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस महान हॉकीकार जो मेजर ध्यानचंद थे उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है और ये हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का केंद्रीय मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है। यानी जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय है वो किस शहर में स्थित है। तो इसका जवाब आपको कमेंट करना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।